नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने वाली समिति का गठन कर दिया है। इस समिति की कमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। समिति में कुल 27 सदस्य रखे गए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। राजनाथ सिंह को समिति का अध्यक्ष, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक और पीयूष गोयल को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। इस समिति में यूपी से राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित 5 सदस्य बनाए गए हैं। निर्मला सीतारमण तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करेंगी। महाराष्ट्र से 2, बिहार से 2 और ओडिशा से 3 सदस्य बनाए गए हैं। तो बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है और उसमें कुल 27 नाम आपको देखने को मिलेंगे। राजनाथ सिंह मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं जो तमाम नेता हैं, जैसे निर्मला सीतारमण की बात कर लें तो उन्हें संयोजक बनाया गया है और साथ ही साथ जो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनको तमाम जिम्मेदारियां इस कमेटी के दौरान सौंपी गई हैं। इस कमेटी में उनका नाम है। करीब कुल 27 नाम जो है वो इस कमेटी में है और आज बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया गया है और यहाँ पर राजनाथ सिंह को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण को संयोजक बनाया गया है। तो बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है और इसमें कुल 27 नाम हैं। राजनाथ सिंह को मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और निर्मला सीतारमण को संयोजक बनाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कमेटी में 4 राज्यों के सीएम समेत 27 सदस्य हैं, यानी कि 27 सदस्यों की जो लिस्ट आई है उसमें 4 राज्यों के सीएम का नाम भी इसमें मौजूद है और उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बीजेपी पार्टी की तरफ से दी गई हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी जुड़ गए हैं। अक्षत, क्या कुछ अपडेट है? लिस्ट तो आ गई है। बिल्कुल भारती, देखिए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बीजेपी एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च से चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें आज, तो आज पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान भी कर दिया गया है। इस मैनिफेस्टो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो राजनाथ सिंह को बनाया गया है और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जबकि इसके जो संयोजक जो है उनको निर्मला रमण को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से पार्टी का जो मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है चुनाव से पहले, जिसमें पार्टी अपने तमाम जो वादे करती है या तमाम जो वो दावे जनता के आगे रखती है वो उसमें लिखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है जो कमेटी का गठन किया गया है मैनिफेस्टो कमेटी, उसमें 27 लोगों का नाम है, जिसमें पूरे देश से जो है हर राज्य से एक जो नेता को उसमें रखा गया है मैनिफेस्टो कमेटी में। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से अपने चुनावी भाषण में कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इस बार 400 पार सीटों का जो मिशन रखा गया, 400 पार की जो बातें कई बार करते नजर आए, तो उसको लेके इस बार क्या कुछ खास रहेगा मैनिफेस्टो कमेटी में। कमेटी जो क्या इस बार मैनिफेस्टो में रखेगी, ये बड़ा देखने वाली चीज होगी, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार अपने उन्होंने भाषण में इस बार मतलब 400 सीटों को पार की, 400 सीटों से ज्यादा का जो मिशन रखा है, तो वो जाहिर सी बात है कि कोई छोटा मैनिफेस्टो तो इस बार नहीं रखा जाएगा। कुछ ना कुछ जरूर ऐसा इस बार के मैनिफेस्टो में खास रहेगा देश की जनता के लिए, जिससे कि नरेंद्र मोदी इतने विश्वास से 400 सीट पार करने की बात कर रहे हैं। भारती, ठीक है अक्षत, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से कल लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। 31 मार्च को मोदीपुरम के आलू अनुसंधान संस्थान के केंद्रीय केंद्र में रैली होगी। पीएम मोदी इस रैली से मेरठ के अलावा बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा सीटों को साधेंगे। वहीं 15 साल बाद ये पहली रैली होगी जिसमें रालोद मुखिया चौधरी जयंत सिंह बीजेपी के साथ मंच साझा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सभी अधिकारी और नेता रैली की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बता दें कि 2009 के लोकसभा चुनाव में चौधरी जयंत सिंह बीजेपी गठबंधन में ही मथुरा से सांसद निर्वाचित हुए। रालोद को बीजेपी ने 7 लोकसभा सीटें दी। इनमें मुजफ्फरनगर और नगीना को छोड़कर रालोद ने बागपत, हाथरस, मथुरा, अमरोहा और बिजनौर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। ये
ये जो है मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और उसका कैराना का आंशिक भाग है, आदि कैराना की शामली जिला। करीब करीब 21 विधानसभाओं की रैली है और इसमें 2 लाख से अधिक की संख्या इस रैली में रहेगी, क्योंकि जनता स्वयं में आना चाहती है। जनता अपने ये लोग फोन करके लिखवा रहे हैं कि हमारा ये फोर व्हीलर का नाम है, इसे अपने उसमें ऐड कर दीजिए। और ये देख ही रहे हो किस तरह से ये व्यवस्था चल रही। इस बार अंतर है कि जो हमारा जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो 2nd नंबर पर जो रनर लोकसभा में रहा तो वो राष्ट्रीय लोकदल रहा। आज फर्स्ट और सेकंड एक साथ है, तो चुनाव तो यहाँ है नहीं। यहाँ से एक दिशा और दशा दी जाएगी पूरे देश को। और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किया, उन्होंने गरीब व्यक्ति की चिंता की, उन्होंने गाँव की चिंता की, उन्होंने जिस तरह पूरी दुनिया में इस भारतवर्ष का मान सम्मान बढ़ाया, राम मंदिर जैसा जो उन्होंने ऐसा अभिन्न काम किया, जो उनकी जनताओं की भावनाओं को देखते हुए, उसी को देखते हुए आज राष्ट्रीय लोकदल भी आज हमारी साथ है। क्योंकि जो गांव में वैचारिक मतभेद था, गांव में जो कभी तल्खी होती थी चुनाव के दिन, आज हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो। तो हमारे दोनों दलों के नेताओं ने जो किया है, इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश की पूरी जनता बहुत खुश है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मेरठ से जुड़ गए हैं मनव्वर, कल पीएम मोदी वहां पर रैली करने वाले हैं मेरठ में, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम में मेरठ पहुंचेंगे और यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय में उनके लिए व्यवस्था की गई है। उनका जो रैली का आयोजन है यहीं पर होना है। और खास बात यह है इस बार के इस रैली में पश्चिम उत्तर प्रदेश, जो कि जाटलैंड के नाम से भी मशहूर है, इस रैली में जयंत चौधरी भी प्रधानमंत्री के साथ आएंगे और मंच साझा करेंगे। और काफी उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि उनको लगता है कि जयंत चौधरी के साथ आने के बाद जो उनका कहीं ना कहीं जो मुकाबला था वो अब एक तरफा हो गया है। पहले जयंत चौधरी, जो जाटलैंड कहा जाता है, तो जयंत चौधरी की पार्टी उनके सामने खड़ी रही, लेकिन इस बार कह सकते हैं कि जयंत चौधरी की पार्टी भाजपा में चली गई है, तो अब मुकाबला एक तरफा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाने की कवायद में जुटी है, प्रधानमंत्री का जो पहला कह सकते हैं जो रैली है चुनाव को लेकर के, वो मेरठ से शुरू हो रही है, मेरठ से संक्रांत हो रहा है। यहाँ पर कई मंडलों के लोग पहुंचेंगे और कई लोकसभाओं को ये कनेक्ट करता है। और यहाँ से बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली के जो तमाम लोग हैं वो तमाम लोग इकट्ठा होंगे। यहाँ से जो प्रधानमंत्री है वो चुनाव के लिए गुरु मंत्र देंगे और जितनी भी योजनाएं अब तक चलाई गई हैं, बड़ी बड़ी जो एक्सप्रेस से लेकर के रैपिड रेल और मेट्रो को लेकर के भी यहाँ जो है बातें की जाएंगी। और खास तौर से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं इनका साफ साफ कहना है कि विपक्षी पार्टी कहीं भी नहीं है, इंडिया अलायंस कहीं भी नहीं है। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठजोड़ वेस्ट यूपी में है वो कारगर साबित होगा। चूंकि बात की जाए अगर मुजफ्फरनगर मेरठ की, तो मेरठ में और मुजफ्फरनगर में इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जबकि बागपत और बिजनौर में जो अलायंस है एनडीए का, उनके प्रत्याशी हैं। और जो पहला फेज है उसका जो नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, दूसरे फेज की शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले पश्चिम को साधने के लिए नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं। खास बात यही रही है कि मैं इसी सवाल पर आने वाली थी कि जैसे कि और भी जगहों की बात की गई, बिजनौर की बात की गई, बागपत की बात की गई, मुजफ्फरनगर की बात की गई। हालांकि बिजनौर की अगर हम स्थिति को देखें तो वहां बसपा के पक्ष में दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर अभी मल्लुक नागर मौजूद हैं। लेकिन इन पर आगामी लोकसभा चुनावों में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, अगर हम सीट वाइज बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, तो यहाँ पर मुकाबला कड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ इंडिया अलायंस का तो कोई खास प्रत्याशी है नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने एक जबरदस्त कैंडिडेट को यहाँ उतारा हुआ है, विजेंद्र चौधरी नाम है। राष्ट्रीय लोकदल को इन्होंने स्टैंड किया था, लेकिन इन्होंने लोकदल से इस्तीफा देते हुए बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद ये चंदन चौहान के सामने मजबूती से खड़े हैं। यहाँ दो ही मुकाबले हैं, दो ही लोगों के बीच में मुकाबला है, दो ही पार्टी के बीच में मुकाबला है, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। यहाँ कह सकते हैं कि 42% मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ भी लग रहा है, मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ भी लग रहा है, तो मुसलमान बिखरेगा और ऐसे में फायदा हो सकता है चंदन चौहान को। और बात की जाए मुजफ्फरनगर सीट की, तो धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान कब्रिस्तान के बाहर हजारों की तादाद में मुख्तार के समर्थक मौजूद रहे। पुलिस ने समर्थकों को कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाने दिया, सिर्फ मुख्तार के परिवार को ही कब्रिस्तान के अंदर जाने की एंट्री मिली। दरअसल समर्थक चाहते थे कि वे भी मुख्तार की कब्र पर मिट्टी डालें। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने लोगों से अपील भी की कि वो कब्रिस्तान के अंदर जाने की कोशिश ना करें। पुलिस लगातार भीड़ को कंट्रोल करने में जुटी रही। पुलिस प्रशासन ने निर्देश दिया कि परिवार के अलावा कोई भी कब्रिस्तान नहीं जा सकेगा। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा, एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई और पुलिस ने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। फिर भी समर्थक कोशिश करते रहे कि वो मुख्तार की कब्र पर मिट्टी डाल सकें। वहीं सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि वो पूरे मामले को हाई लेवल की जांच वो चाहते हैं पूरे मामले में, और ये जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि उनके परिवार ने मौत पर कई सारे इल्जाम लगाए हैं। देखिए, इनकी डेथ की उनके घर वालों ने बहुत से इल्जामात लगाए और पहले से ही उनके भाई कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी साहब का मर्डर हो जाएगा। अब क्या हकीकत है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी हो और जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, रिटायर्ड जज नहीं होना चाहिए। और जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जो भी बात है सामने आ जाए, मुख्तार अंसारी को का पॉलिटिकल मर्डर हुआ है या नेचुरल डेथ हुई है, उस इंक्वायरी में निकल के आना चाहिए। पहले उन्होंने लगाए थे इल्जाम, पॉइजन के भी लगाए थे और उन्होंने ये कहा भी था कि इस इलेक्शन से पहले शायद उनकी डेथ हो जाएगी। देखिए, सिवाय मेरी बीवी के सब औरतें मेरी बहनें हैं, वो अलग चीज है, लेकिन जो मेरे साथ विश्वासघात हुआ है वो माफी लायक नहीं है। और मेरी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी है, मेरी चाहने वालों की भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, उनकी भी इज्जत है। मैं अपने चाहने वालों का दिल नहीं तोड़ सकता इनके साथ खड़े होकर। देखिए, अगर अखिलेश यादव जी ने आस्तीन के सांपों को नहीं पहचाना तो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का कोर वोट मुसलमान है। यादव को भी मैं कोर वोट नहीं मानता, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। और हालात इस तरह से हैं कि हिंदू भाइयों का वोट भी हमें बहुत कम मिलता है और स्वर्णों का तो मिलता ही नहीं है। तो लोग इस कोशिश में हैं, अखिलेश यादव जी के जो आसपास के लोग हैं, मुझे शुबा है कि इसमें से कुछ लोगों को बीजेपी ने या आरएसएस ने इम्प्लांट करा है और वो इनको मिसगाइड करते रहते हैं ताकि समाजवादी पार्टी से मुसलमान अलग हो जाए और बीजेपी का फायदा हो जाए। हाँ, मैं और जगह जाऊँ, अगर भेजती है तो मैं जाऊंगा। अव्वल तो भेजेंगे नहीं, और अगर भेजेंगे तो मैं वहां जाऊंगा। मुरादाबाद में नहीं करूँगा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। भारी सुरक्षा के बीच गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में अंसारी परिवार के पुश्तैनी कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्द खाक किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस समय मुख्तार को दफनाने की क्रिया चल रही थी, उस दौरान वहां अंसारी परिवार और परिवार के करीबी ही मौजूद थे। बता दें कि मुख्तार के जनाजे के दौरान वहां काफी अफरा तफरी भी मची थी। भारी संख्या में लोग पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे और नारेबाजी भी कर रहे थे। इसको लेकर गाजीपुर की जिलाधिकारी आरिका अखौरी का बड़ा बयान सामने आया है। गाजीपुर डीएम आरिका अखौरी ने कहा कि जिन लोगों ने नारेबाजी की है उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन सभी लोगों की वीडियो बना ली गई है, जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी करवाया जाएगा। ये आशंका थी कि क्योंकि जो कार्यक्रम था सुपुर्द खाक का वो शहर के जो मोहम्मदाबाद कस्बा इसके अंदर था और जब कब्रिस्तान पे पहुंचे तो भीड़ हो गई थी। उस समय उसे कंट्रोल किया गया
कुछ लोगों के द्वारा जो नारेबाजी की गई है उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। सब जगह पूरा शहर जो है, पूरा जनपद, सभी कस्बे बिल्कुल नॉर्मल हैं और पूरा मोहम्मदाबाद भी इस समय नॉर्मल है। केवल यहाँ थोड़े से लोग हैं जो अभी जोहर की जो नमाज होगी उसके बाद मिट्टी, क्योंकि एक रिचुअल है इन लोगों में, उस रिचुअल को जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से ये अपना करते रहेंगे। जो भी नमाज होगी उसके बाद मिट्टी डालते रहेंगे। फिलहाल यहाँ परिजन अपना अंदर हैं, 10-15 लोग, वो डालते वो भी जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। अभी आप दिल्ली हाईकोर्ट के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1800 करोड़ से ज्यादा का डिमांड नोटिस भेजा है। वहीं कांग्रेस को आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलने के बाद शनिवार को राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स विभाग और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंकने की भी कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच काफी झड़प भी हुई। बता दें कि कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपए का नया नोटिस भेजा था। आयकर अधिकारियों ने 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने और उसके बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद कांग्रेस पहले से ही धन की कमी का सामना कर रही है। इस मामले पर पार्टी ने मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन इस मामले में पार्टी को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को देश की 5 महान विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह का नाम भी शामिल है। चरण सिंह की पहचान किसान नेता के तौर पर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने चरण सिंह का भारत रत्न उनके पोते जयंत सिंह को सौंपा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर आरएलडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। वे उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री भी रहे थे। पीएम मोदी ने 9 फरवरी को उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा करते वक्त कहा था, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। लखीमपुर खीरी में सदर बीजेपी विधायक योगेश वर्मा कोतवाली में धरने पर बैठ गए और जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक और उसके किराएदार दारोगा के बीच शराब पीकर आने को लेकर विवाद हो गया था। मामला देखते ही देखते कोतवाली तक पहुंचा। दोनों पक्ष एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाते हुए एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग ही कर रहे थे। इस बीच सदर विधायक योगेश वर्मा कोतवाली में आ धमके। उन्होंने मकान में किराए से रह रहे उपनिरीक्षक अभय मिश्रा पर ड्रिंक करने का आरोप लगाया और उनकी मेडिकल कराने पर वो अड़ गए। इसी बात को लेकर दरोगा से विवाद हो गया और विधायक दरोगा पर कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली में ही धरने पर बैठ गए। बीजेपी विधायक मकान मालिक को सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा की भतीजी कहते हुए सांसद के लखीमपुर आने तक कोतवाली में धरने पर बैठने की जिद पर अड़े रहे। कई बार विधायक और उनके समर्थक आक्रामक होते हुए नजर भी आए। इस बीच विधायक को मनाने की कोशिश लगातार पुलिस द्वारा की जाती रही। वहीं हंगामा को देखते हुए पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उपनिरीक्षक अभय मिश्रा को मेडिकल के लिए भेज दिया है और विधायक को धरने से उठाने के प्रयास कर रही है। हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है। अगर पुलिस वाले इस तरह की अभद्रता करेंगे, हमारी बहू बेटियों की छेड़छाड़ करेंगे, उनके साथ अभद्र गालियां देंगे और उनको कपड़े फाड़ेंगे, तो इस चीज से हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सड़कों पे उतरेंगे अगर कार्रवाई नहीं होगी। और ये समझ लीजिए कि अब हम लोग रात में जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक बैठेंगे। सिकटिया मतलब ये सिकटिया वार्ड में एक लड़की ने फोन किया कि यहाँ पे एक घर है जिसमें 5 या 4 ऐसे पुलिस वाले रहते हैं और वो लोग हम लोगों के साथ लगातार
लगातार कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। आंटी कुछ करिए, तो हमने वहाँ मकान मालिक को कहलाया, हमने कहा आप इन लोगों से खाली कराइए और नहीं तो हम आपका जो है मकान में जितना भी अतिक्रमण है वो सब हटवा देंगे और सारा का सारा हम जो है RI से कह करके जो रेंटल होता है उसके हिसाब से कॉमर्शियल लगाएंगे। उसके बाद उसने धीरे धीरे वहाँ से अपना वो मकान खाली कराया। तो ये आप वर्दी में हैं तो क्या इस तरह से आप करेंगे? हमारे परिवार वालों की इज्जत को इज्जत नहीं है? जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहुएं हैं, वो सुरक्षित अगर नहीं है तो हम लोग रात में कैसे सो सकते हैं? आप बताइए साहब। मैं रोज की तरह एक प्रदीप वर्मा है, उनके यहाँ किराए पे मकान पे रहता हूँ। ऊपर जा रहा था, जैसे ही मैं नीचे पहुंचा इन्होंने बताया, कहा कि वो ये प्रदीप ने हमको आवाज दिया। मैं चला गया, वहाँ गया तो वहाँ 3-4 पुलिस वाले भी बैठे थे, सब ये प्रदीप वगैरह बैठे थे। मैंने सारी एप्लीकेशन एक लिख के दिया है ना, लिख के दिया है। वो कहाँ पोस्टेड है आप अभी? मैं नारकोटिक सेल प्रभारी हूँ। मैं लिख के दिया। गाली गलौज की, शराब के नशे में? नहीं, मैं कोई शराब के नशे में नहीं हूँ। मैं एकदम फिट हूँ। आपको जो भी टेक्निकल मुआयना कराना हो। आपकी चोट का निशान कैसा है? चोट यही लोग मारे हैं, पैर भी टूट गया है मेरा। ये देखिए, ये पैर टूट गया है मेरा, ये स्वेलिंग आया है। ये देवरिया के भलुवनी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में आज सुबह चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। सिलेंडर फटने से महिला समेत 4 लोगों की झुलसने से मौत हो गई है। चारों लोग एक ही परिवार के लोग हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह और SP संकल्प शर्मा CO और भलुवनी थाना अध्यक्ष समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस संबंध में DM अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि देवरिया में यह दुखद घटना हुई है, जहां भलुवनी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में सुबह एक परिवार की महिला चाय बना रही थी, तभी गैस सिलेंडर फटने से महिला और उनके 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। देवरिया जनपद में भलुवनी थाना क्षेत्र में डुमरी गांव की घटना है, जहां दुर्घटनावश घर में ही चाय बनाते समय सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ है। इसमें एक महिला और उनके जो 3 बच्चे हैं उनकी डेथ हुई है और हम लोग यहाँ मौके पे हैं। बाकी सारी चीज़ें जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। ठीक है सर, धन्यवाद। सीतापुर में रामकोट थाना इलाके में होली के दिन हुई पुजारी की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। रोज मंदिर जाने वाले युवक ने पुजारी से झगड़े के बाद वारदात को अंजाम देते हुए बांके से काटकर मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुजारी की लाश मंदिर परिसर में खून से लथपथ मिली है। गले और शरीर के अन्य हिस्सों में घाव के निशान भी मिले थे। सोनभद्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र में एक अधेड़ ने अपने भाई की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि उसका भाई उससे खैनी मांगता था। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजन ने बताया आरोपी दिव्यांग है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। दुद्दी के क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त भाई ने अपने चचेरे भाई जो मुकबधिर दिव्यांग था उसने डंडे से सर पर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। आज म्योरपुर थाने में सूचना मिली सुबह की चांगा गांव के दिलीप, जो कि मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था, उसको उसके चचेरे भाई मानता है जो कि बोलने में अक्षम था, ने किसी बात को लेकर डंडे से मार दिया, जिससे दिलीप की मृत्यु हो गई। शव को पंचायत नामावत के PM के लिए भेज दिया गया है। FIR दर्ज की गई है। मौके पर शांति पर दिल्ली एक्सप्रेस वे पर गाजियाबाद में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक कार डंपर में जा घुसी। पीछे से आ रही एक तीसरी अन्य गाड़ी भी इन दोनों गाड़ियों से टकराकर पलट गई। इस हादसे में स्कूली वैन के ड्राइवर और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि करीब 9 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई बच्चों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है।
सर हम उनके रिश्तेदार हैं, हम यहीं पे रहते हैं बहरामपुर में, और वहाँ से फोन आया था कि हमें गाँव हमारे पास में कह रहे हैं हमें घटना हुई हमें रास्ते में, तो उसमें क्या बोलते हैं हम 11 बच्चे थे, जिसमें कि ड्राइवर क्या करना होगा ड्राइवर तो हाँ, और 2 बच्चे सीरियस ज्यादा हैं और 4 बच्चे अभी यहाँ पे एडमिट हैं। एक हमारा लड़का उद्देश्य है हमारे रिश्तेदार, तो वो भी एडमिट है यहाँ पे आईसीयू में है। देखिए, आज सुबह लगभग 6:30 बजे की ये घटना है, जिसमें अमरोहा से एक जो अर्टिगा में 11 बच्चे और एक ड्राइवर के साथ आ रहे थे जो जामिया दिल्ली जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो जाकर के डंपर से भिड़े हैं। अब घटना की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है कि एग्जैक्टली डंपर रुकी थी या क्या हुआ था, बट वो पीछे से जाके भिड़ी है। इसमें सभी लोग घायल हैं। एक ड्राइवर और एक बच्चे की डेथ हुई है जो अमरोहा के रहने वाले हैं, और बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। अभी जो 4 हॉस्पिटलों में अलग अलग बच्चों का इलाज चल रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ज़्यादातर बच्चों की उम्र 10 से 12 से 13 वर्ष के बीच में है और अभी उनका इलाज चल रहा है। आगे वैधानिक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।